प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आज हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आसिम यूसुफजई, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ऑथर, राइटर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो ये है कि इतनी अरसे से हम इसके ऊपर बात कर रहे थे और हमें लग रहा था कि आज जो जून की लास्ट डेट उस पे नहीं होगा एग्रीमेंट और डिफॉल्ट के नजदीक, तो हमने कहा भाई ये तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन एग्रीमेंट हो गया। और इसकी कुछ डिटेल सामने आ रही हैं, जैसे कि उसमें कितने बिलियन डॉलर्स हैं और जुलाई के मंथ से वो मिलना शुरू हो जाएंगे, ये बात कही गई है। और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने, उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर, इंफो मिनिस्टर सब मौजूद थे, जिसमें पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें इसकी सारी डिटेल्स सामने आई हैं। तो आप इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने ये तो बड़ी बातें की कि नहीं हो रहा और क्या होगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन अब जबकि ये मिल गया है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये ना होने से तो बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी अगर डिफॉल्ट होता तो उसके बहुत ज्यादा रिपरकशंस होते हैं। एटलीस्ट ये है कि डिफॉल्ट जो है ना वो अब अवॉइड किया गया है, और इसका मतलब ये है कि तो ज्यादा खुशी मेरे ख्याल में इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये 23वां प्रोग्राम है IMF का सिंस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो पिछले 75 साल में 23 मरतबा जो है पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, जो कि तकरीबन ऑन एवरेज एवरी 3 years है। इसका मतलब ये है कि या तो IMF में कोई मसला है और या पाकिस्तान में कोई मसला है, क्योंकि जब आप 23 मरतबा आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर भी आपका इलाज नहीं हो रहा है और आप सही नहीं हो रहे हैं, तो या तो उसमें डॉक्टर में कोई मसला है या मरीज जो है ना वो ठीक नहीं होने वाला है, इसका ये मतलब है। तो दोनों, मेरे ख्याल में दोनों जो फरीक हैं उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से ये जो सिचुएशन है उसको एक्चुअली ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ये नहीं, अभी जो है ये वो सिर्फ $3 बिलियन रिलीज कर लेंगे। अब आप जरा सिर्फ नंबर्स को देखें। ये जो अभी फिस्कल ईयर शुरू हो रहा है जुलाई 1 2023 से जून 30 2024 तक, इसमें पाकिस्तान ने कोई $23 बिलियन जो है वो डेट रीपेमेंट है। ठीक है, ये कर्जे वापस देने हैं पाकिस्तान ने $23 बिलियन। ठीक है, $23 बिलियन पाकिस्तान ने वापस देने हैं। अब $3 बिलियन से तो जाहिर है, मतलब अब आप देखें कि $3 बिलियन से क्या हो सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने न सिर्फ IMF के पास जाना है, बल्कि चाइना के पास जाना है, सऊदी अरब के पास जाना है और UAE के पास जाना है, जो कि 3 मेजर क्रेडिटर्स हैं पाकिस्तान के। तो अभी पहले ये होता था कि जब सऊदी अरेबिया और UAE गारंटी देते थे तो IMF जो है वो यस कर देते। अभी उल्टा हो गया है। अभी जब IMF ने यस कर दिया है तो सऊदी और UAE ने कहा है कि ठीक है, हम जो है ना वो हम भी जो है वो पैसे रिलीज कर देंगे। अब इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो इकोनॉमी है वो इस वक्त जो है ना वो टोटली वेंटिलेटर पे है, और अभी तक पाकिस्तान ने कोई मीनिंगफुल रिफॉर्म्स नहीं अडॉप्ट किए हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी रिवाइव हो जाए। मसला जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल का है, यानी एक बहुत बड़ा सिस्टेमिक इशू जिसको कहते हैं, या स्ट्रक्चरल इशू जो है वो इस वक्त बना हुआ है। और ये सिर्फ शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये उससे पहले इमरान की इस तरह से थी, इससे पहले जो है वो नवाज शरीफ की, बेनजीर की, हर एक गवर्नमेंट का ये मसला रहा है कि उन्होंने कभी भी जो कि एक्चुअल रिफॉर्म्स की जो जरूरत थी वो अभी तक किसी ने नहीं की, बिकॉज इट इज पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट। अब भी अगर आप देखें तो इसहाक डार ने वही मुआहिदा किया है जो उसको 9 महीने पहले करना चाहिए था। एग्जैक्टली वही शराइत जो है वो जो IMF ने दिए थे वो एग्जैक्टली पूरी की हैं, लेकिन 9 महीने जाया कर दिए। अब अगर ये मुआहिदा 9 महीने पहले हो जाता तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी वो इस तरह से खराब ना होती। इन्फ्लेशन को जरा देखें, 40% जो है वो इन्फ्लेशन है इस वक्त। यानी 40% इन्फ्लेशन का ये मतलब है कि जो चीज पिछले साल 100 पे थी वो अब 140 पे हो गई। यानी ये जो है ये अनसस्टेनेबल है। तो इस पे जो है वो कोई भी सही जो रिफॉर्म्स हैं वो करने के लिए तैयार नहीं है। जो IMF जो रिफॉर्म्स डिक्टेट करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। इससे बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने करना होगा, और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो टैक्स जो बेस है उसको ब्रॉडन करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप।
which Pakistan must take. That's the first thing. کہ جو لوگ ٹیکسز دیتے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں, یعنی 1% سے بھی کم لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ 1% سے بھی کم جو ہیں. اور آپ ذرا دیکھیں 250 ملین جو ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن ہے, ارننگ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اگر ایون 100 ملین جو ہے وہ بھی اس میں ارننگ ہے تو آپ ذرا دیکھیں کہ 100 ملین کا 1% بہت ہی کم بنتا ہے جو کہ ٹیکس دیتے ہیں. اب ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کے پاس پیسے دو طریقے سے آتے ہیں, یا وہ ایکسپورٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے پیسے آتے ہیں, اور یا وہ ٹیکسز سے پیسے, یہ دو طریقے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب پاکستان کے ایکسپورٹس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ وہ بھی بہت ہی لمیٹڈ ایکسپورٹس ہیں پاکستان کے, اور وہ بھی ایگریکلچر بیسڈ ہیں. یعنی اس وقت ہم جو ہے نا وہ 21st سینچری میں ہیں. آپ ذرا نیبر کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, اور اس کے ایکسپورٹس کو ذرا دیکھ لیں, اور پھر پاکستان کے ایکسپورٹس کو ذرا دیکھ لیں کہ 2-3 جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی میجر ایکسپورٹ ہے ہی نہیں سرے سے. پھر پاکستان کے ایکسپورٹ پارٹنرز کو دیکھ لیں, بہت ہی لمیٹڈ, یعنی کوئی ڈائیورسفیکیشن نہیں ہے ایکسپورٹس کی. تو یہ دوسرا بہت بڑا ایشو ہے, ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن کا بہت بڑا ایشو ہے, جس کو لبرلائز بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اکانومی کو لبرلائز کر لیں. اور جو تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے جو ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے اس کے لیے آپ پیسے جو ہے وہ دے دیں, آپ پیسے اس کے لیے مختص کر دیں ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کے لیے. اب ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی پیسے بچ نہیں جاتے ہیں. اور جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے جس کو پاکستان میں بہت کم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں, جن کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ڈسکس کریں, وہ ہے ملٹری سپینڈنگ, جس پہ کوئی بھی پاکستان میں مطلب اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بات کر لیں, کیونکہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ ہے ملٹری ایکسپینڈیچر, جو کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور جس کو بہت زیادہ کم کرنے کی اور کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کوئی بھی اس کو نہیں کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ اتنا بڑے جو ایکسپینڈیچر ہے آپ کا, جو اس کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو باقی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں جو ہیں وہ اکنامک, وہ پھر پولیٹیکلی جو ہے وہ انکنوینئنٹ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جی, یہ کیونکہ آپ اس بجٹ کی بات کریں تو اس کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ اس طرف سے بھی کہا گیا ہے جن کا بجٹ ہے کہ بھئی یہ ہم نے کم کیا ہے, ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کم کیا, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی, پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر اس طرح کے کئی اور لوگوں کی طرف سے بھی یہ والی اسٹیٹمنٹس ابھی کچھ دنوں میں آتی رہی ہیں کہ یہ زیادہ نہیں ہے, کم ہے. بلکہ اگر آپ کو کچھ دن پہلے کی اسٹیٹمنٹ آصف علی زرداری کی یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے, یہ ایسے ہی کہا جاتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ اس کا بھی آپ بتا سکتے ہیں جو بھی کہنا چاہے, لیکن اس پہ ایک اور بات یہ ہے, گو کہ ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو انڈورس کری ہوں, میں آپ کو صرف یہ پہنچا رہی ہوں کہ جو یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں. یہ ایک آپ اس کو اس طرح کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں ویسے تو انہوں نے کئی ایک باتیں کی کہ یہ کس وجہ سے ایسا ہو سکا, جس میں انہوں نے عرب کنٹریز کی بات بھی کی, پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے آرمی چیف نے بھی کالز کی اور قرضوں کے لیے جو عرب کنٹریز ہیں وہاں سے لینے کی ان کو بڑا تعاون کیا. پھر انہوں نے ایک بڑی جو اس وقت چل رہی ہے ہیڈ لائن میں دیکھ رہی تھی جیو پہ بھی کہا گیا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو بچایا ہے ڈیفالٹ ہونے سے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں چائنا جو ہے نا وہ تو اس وقت ایک ورلڈ کریڈیٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کی ریٹنگ بہت ہائی ہے اور وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ کریڈٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جب چائنا جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF has to listen to that, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا cannot afford a defaulting پاکستان, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ از اے میجر پارٹنر وتھ پاکستان, ٹھیک ہے. اور مطلب دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے چائنا کے بارڈر پہ تو یہ ظاہر ہے یہ چائنا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آلریڈی جو پاکستان میں سینٹیمنٹ ہے, جو ریلیجس سینٹیمنٹ ہے, جو ایکسٹریمسٹ سینٹیمنٹ ہے, وہ بہت زیادہ ہے, اور اس سے وہ جو ہے نا وہ پھر لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, نیبر اس کا فائدہ اٹھائیں گے, ظاہر ہے. تو چائنا جو ہے وہ اس چیز کو بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ آن دا ون ہینڈ انڈیا جو ہے وہ اتنا اوپر جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان فیل ہو جائے کمپلیٹلی اور ڈیفالٹ کر جائے. تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اور NR مزید بڑھ جائے تو اس سے یہ ہے کہ بہت سیویئر قسم کے پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں, جو اٹامک جو ایسٹس ہیں اس کے لیے, نیوکلیئر ایسٹس ہیں اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں, جو ملیٹنسی ہے وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے. ان کا یغور کا مسئلہ ہے چائنا کا, ان کا زنجیان جو ہے وہ اور جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے جو چائنیز مسلمز میں ہیں
उनका वो बड़ा मसला है, वो उससे ज्यादा एक्टिवेट हो सकता है और अफगानिस्तान में सिचुएशन जो है वो और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो जाहिर है चाइना जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, और खासकर जब चाइना का जो BRI का जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है, CPEC जिसका एक हिस्सा है, वो जाहिर है वो इन चीजों में बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर चुके हैं। वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि किसी तरह से ये जो उसका इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है और चाइना का जो ग्लोबल पावर बनने का जो एस्पिरेशन है, उस पे कोई आंच आ जाए और उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो जाहिर है चाइना जो है इट इज फाइटिंग ऑल दीज थिंग्स ऑन मल्टीपल लेवल्स। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में इस वक्त खान साहब पे क्या बीत रही होगी, या उनका क्या रिएक्शन होगा, या वो इसको कैसे देख रहे होंगे? वो अच्छी खबर तो नहीं है कोई उनके लिए, उनके ओपोनेंट्स ने ये कर दिखाया। असल में ये था कि इमरान खान ने मतलब IMF के साथ अगर वो डील करते तो दैट वाज गुड फॉर हिम, और क्योंकि उस वक्त जो है वो कहते थे कि ये एक IMF का पैकेज है, वो इसको अभी वो इसको भीख कहते हैं, लेकिन उस वक्त वो जो है वो उसको IMF पैकेज कहते थे। तो अगर वो IMF जो है उसके जो रिफॉर्म्स हैं उसको वो इम्प्लीमेंट कर देते तो इस वक्त ये सिचुएशन ना होती। तो आई थिंक इट वाज somehow it was a deliberate to me, मुझे तो इस तरह लग रहा है कि एक डिलिबरेट उसका एक वो था, एक्शन था कि वो जो है वो रिफॉर्म को वो ना कर सके, और फिर उसने जो डिलिबरेट जो चीज की, इकोनॉमी को ज्यादा मैं नहीं समझता हूं, लेकिन उसने जो चीज की उसने एक्सचेंज रेट को उसने होल्ड रखा था। ठीक है, रुपी एक्सचेंज रेट को उसने होल्ड रखा था और उसको मार्केट के साथ उसने वो नहीं किया था, एडजस्ट नहीं किया था। उसकी वजह ये हुई कि जैसे ही उसकी गवर्नमेंट गई और मार्केट के साथ एडजस्टमेंट शुरू हो गई तो डॉलर जो है वो 300 तक हो गया। अगर वो स्लोली उसको कर लेते तो स्लोली जो है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये जो है ये पॉलिटिकली उसके लिए वो नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, तो इसी वजह से उसने उसको होल्ड रखा था और अभी सिचुएशन ये हो गई है। लेकिन ये है कि अब भी ये जो है ना, ये एग्जैक्ट जो है वो मार्केट के साथ इसका जो फेयर एक्सचेंज है वो नहीं है। अगर वो फुली तरफ मार्केट के साथ हो जाए तो फिर ये 350 भी शायद हो सकता है, 400 भी हो सकता है। ठीक है, और उससे ऑब्वियसली उससे मजीद प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ये जब आप डिलिबरेटली जब आप इसको होल्ड रखते हैं, जिस तरह डिक्टेटर्स करते हैं, डिक्टेटरशिप में जो है वो डिलिबरेटली उसको होल्ड रखते हैं और लोग बड़े खुश रहते हैं कि देखें बस डॉलर जो है उसकी वही कीमत है और उसकी कीमत जो है वो नहीं ज्यादा हो रही है, रुपए की कीमत उसी तरह से है। लेकिन वो बेसिकली वो एक आर्टिफिशियल किस्म की सिचुएशन होती है और वो बहुत ज्यादा मतलब वो फायदे की बजाय लॉन्ग टर्म में वो नुकसान देती है। चाइना और अमेरिका के भी ये सबसे बड़ा इशू है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि जो चाइनीज जो करेंसी, जिसको करेंसी मैनिपुलेशन कहते हैं, तो जो करेंसी मैनिपुलेशन चाइना करते हैं वो जो है इस पे एक बहुत बड़ा जो ट्रेड इशू है चाइना और US का, वो एक्चुअली जो है वो करेंसी मैनिपुलेशन पे है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जुड़ा हुआ ही है इससे किसी ना किसी तरीके से। जैसे कि हम बहुत खुश हो रहे हैं $3 बिलियन पे, और ये कि जी 9 मंथ्स के लिए हमें हो गया, जुलाई से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपसे बात नहीं हो सकी उस विजिट पे जो कि आपकी तरफ हुआ, आपके घर आए, पहुंचे PM मोदी, और वहां पर तो फिर एक हमने सिलसिला देखा, जो मुलाकातें हुई हैं, कौन सा वो बड़े से बड़ा वहां पे बंदा था जो उनसे ना मिलना चाहता हो, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत बात कई तरह की, जैसे कि आप देखते रहे, आप उसको फॉलो करते रहे होंगे, सारा कुछ होता है। अब ये जो बात की जा रही है कि ये तो अब ये इम्बैलेंस है, जैसे कि मैंने कहा कि हम इसके लिए, और जाहिर है कि वो तो है अपनी जगह पर, लेकिन क्या आप इंडिया का रोल कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं इस विजिट की वजह से, और इंडिया और अमेरिका के इस नए अलायंस की वजह से? देखिए, पिछले मेरे ख्याल में कोई 20-25 साल में अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा। मोदी जब से आया है, 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी आया है, और अभी 2024 में उसका जो है वो जो तीसरा टर्म है वो आने वाला है 2024 में, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं वहां पे। तो उसने अपने जो फॉरेन पॉलिसी है, ये उसका कॉर्नर स्टोन उसने बनाया है कि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो सबसे ज्यादा वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उसके ख्याल में अमेरिका, हिंदुस्तान की जो उड़ान है उसकी वाहिद जो गारंटर है वो अमेरिका है। तो उस वजह से ये जो है ने उसने बहुत ज्यादा इस पे एम्फसाइज किया है कि वो अमेरिका के साथ जो है वो, लेकिन वो जो रिलेशनशिप है वो इक्वल रिलेशनशिप चाहते हैं। वो एक मतलब उसका जो प्लान है वो ये नहीं है कि वो हम उनसे भीख मांगेंगे या हम उसके साथ जो है वो उनके जो है वो पार्टनरशिप चाहते हैं अमेरिका के साथ। और अभी जो है प्रेसिडेंट बाइडेन ने
उसको वो पार्टनरशिप जो है एग्जैक्टली उसी तरह से दे दी है। लास्ट टाइम जब वो आए थे तो उनको स्टेट विजिट नहीं दिया गया था, दिस टाइम अभी उनको स्टेट विजिट जो है वो दिया गया है, और आपने देखा कि किस तरह से उसको रिसीव किया गया। इवन जो इंडियन डायस्पोरा है उसने बहुत ज्यादा, इन्हें थोड़ी सी एहतजाज हुई थे, लेकिन इंडियन डायस्पोरा ने बाय एंड लार्ज उसको बहुत ज्यादा जो है वो वेलकम किया था। तो अगर आप देखें तो इंडिया और यूएस के जो 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 इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, वो मेरे ख्याल में कोई $170 बिलियन हैं पर ईयर। ठीक है, आप जरा कंपेयर कर लें कि पाकिस्तान जो है वो $3 बिलियन के लिए दे आर बेगिंग आईएमएफ फॉर दैट, जबकि इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स यूएस को वो $170 बिलियन हैं पर ईयर। अभी जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इस विजिट में, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जाहिर है यूएस के लिए भी उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन इंडिया के लिए उसकी वैल्यू जो है ना वो आइंदा आप देखेंगे कि आइंदा 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में ये जो है ना, ये जो अभी जो कुछ उन्होंने बिल्ड किया है, दिस इज जस्ट अमेजिंग, दिस इज वंडरफुल। उन्होंने एक टर्म अभी कॉइन किया है ICET, ठीक है, जिसको जो है इनिशिएटिव ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो उसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है उसमें ये है कि आप जो भी आपकी जो करंट जो आपकी टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, उस पे दोनों की पार्टनरशिप हो रही है। ठीक है, अब जैसे जनरल इलेक्ट्रिक है जो कि जहाज के इंजन बनाते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, वो 414 जहाज के इंजन जो है वो बनाएगी इंडिया में। अब आप इससे खुद देखें कि कितनी बड़ी जो है इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और उससे कितनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो है वो इससे होगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में वो एक दूसरे के साथ अभी पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो कि जाहिर है आइंदा जो भी मतलब टेक्नोलॉजीज है वो सारे सेमीकंडक्टर के बेसिस पे है। ठीक है, ये आप जरा देखें कि जो कैलिफोर्निया में जो सैन होजे के पास जो जगह है जिसको सिलिकॉन वैली कहते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा जो वर्कर्स हैं वो इंडिया के हैं, सबसे ज्यादा वर्कर्स वहां पे। उनको एक वीजा है जिसको H1B कहते हैं, H1B के जरिए वो सारे यहाँ पे आते हैं, फिर वो परमानेंट जो है रेजिडेंस ले लेते हैं और इसके बाद वो सिटीजन हो जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सिलिकॉन वैली है वहां पे जो है वो सारे ये जो गूगल और जितने भी ये मेटा और जितने भी ऑफिस है, ये सारे के सारे जो है ये वहां पे सिलिकॉन वैली में है। तो पहले से ये जो पार्टनरशिप है ये मौजूद थी, लेकिन अभी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको बहुत ज्यादा जो है ना उसको डिवेलप किया है, उस पार्टनरशिप को, उसको प्रमोट वो कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये तो उसमें है। फिर डिफेंस कोऑपरेशन को देख लें, ठीक है, फिर जो है वो जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, सही है, और ट्रेड रिलेशंस को जरा देखें, उसको वो बहुत ज्यादा जो है वो इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट जो चीज है जो कि ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, वो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 4 मिलियन इंडियंस जो हैं दे लिव इन द यूएस। ठीक है, 4 मिलियन इंडियंस, 2 लाख स्टूडेंट्स जो हैं इंडियन स्टूडेंट्स, वो इस वक्त अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, 2 लाख स्टूडेंट्स। उसमें से तकरीबन 75% वो स्टेम में है। स्टेम जो है वो STEM है, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। ठीक है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं टेक्नोलॉजी के। तो ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हैं, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से जो यूएस रिसर्चर्स हैं वो जाके वहां पे इंडियन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, पढ़ाते हैं और वहां पे जो वो रिसर्च करते हैं। इसी तरह से बहुत ज्यादा जो है वो इंडियन रिसर्चर्स वो यहाँ पे आते हैं, यूएस में आते हैं, एंड देन दिस एक्सचेंज एक्चुअली टेक्स प्लेस। आइडियाज जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, और जब आप ग्रेट आइडियाज डेवलप करते हैं तो जाहिर है जो सारा एक्शन है, जो सारा डेवलपमेंट है, वो बेसिकली ग्रेट आइडियाज पे होता है। और वो जो है दैट इज हैपनिंग एट सच अ रैपिड पेस कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है ना वो बहुत बड़ी पार्टनरशिप वो बन गई है। एंड आई थिंक इस वक्त यानी एक तो क्वाड है, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हैं, ये दोनों अगर मिला लें तो ये एक तो मल्टीलेटरल मूडी जो है वो एक तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज कर रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ वो यूएस के साथ जो है ना वो बायलैटरल जो है वो रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं। तो एक तरफ मल्टीलेटरल
اور ایک طرف جو ہے وہ بائیلیٹرل ریلیشنز جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت جو سب سے زیادہ پاورفل جو دو ممالک کے درمیان جو پارٹنرشپس ہے وہ میرے خیال میں انڈیا اور یو ایس کے بیچ میں ہے, اور obviously it will have excellent and great impact on Indian growth in the next decade, 2 decades, 3 decades. ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. Thanks for having me.